तो अगर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था संसद को बंद रख के, तो 1,26,000 करोड़ रुपए का खजाने को लाभ उसी कारण से हो रहा है। और मैं आज कहती हूं, हमारा ये दबाव बना रहेगा, ये कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होगा, ये सारी खदानें नीलाम होंगी, तो 1,86,000 करोड़ नहीं, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने में आएगा। हम जो एक तरफ कहते हैं कि काला धन वापस लाओ, तो लोगों के हैंडपंप लगे, सड़कें बने, लोगों को पीने का पानी मिले, बिजली मिले, ये पैसा जो इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया, राष्ट्रीय संपदा, आपको मालूम है कितने पर दिए ये खदाने? 1 रुपए पर भी नहीं। ये जो 142 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, इन्होंने सरकार को 1 रुपया भी नहीं दिया, नॉट अ सिंगल पेनी। और वो जो हमने कहा था कि कैप्टिव कोल ब्लॉक देंगे, उत्पादन करेगा, अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए कोल देंगे, इन्होंने अखबार वालों को दे दिया, दुकानदार को दे दिया, जिसका दूर दूर तक बिजली उत्पादन से, स्टील उत्पादन से कोई वास्ता नहीं, उनको दे दिया। और इसीलिए खनन नहीं हुआ। और एक और काम हुआ जिसके लिए तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो जो स्क्रीनिंग कमेटी में एप्लीकेशंस गई, स्क्रीनिंग कमेटी में एक आदमी गया, जैसे रामेश्वर चौरसिया गए, इन्होंने जाके कहा कि भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, मुझे कोल ब्लॉक आवंटित करिए, मैं बिजली का कारखाना लगाना चाहता हूं। तो स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने तौर पर यह कहा कि रामेश्वर जी आपको कोल ब्लॉक तो देंगे, बशर्ते आप मीरा अग्रवाल और विजेंद्र गुप्ता को पार्टनर बनाओ। अब रामेश्वर जी कहते भाई मैं तो जानता ही नहीं कौन है मीरा अग्रवाल और कौन है विजेंद्र गुप्ता, मेरा इनसे कभी व्यावसायिक संबंध नहीं रहा। बोले उनकी भी इंडस्ट्री है, तो उनका उनकी इंडस्ट्री कहीं, मेरी कहीं, 12 पत्थर बाहर को लेना एक ना देना दो, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं। तो बोले लेना है कि नहीं लेना? अगर लेना है तो इनको पार्टनर बनाना पड़ेगा। वो जो पार्टनर बनाए गए वो थे जो मोटा माल देकर आए थे। वो स्क्रीनिंग कमेटी, कभी सुना है कि जॉइंट वेंचर स्क्रीनिंग कमेटी बना के दे? आपका पार्टनर कौन होगा, आप व्यवसाय किसके साथ करना चाहेंगे, ये आप तय करेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी? लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में जॉइंट वेंचर्स बने और कहा गया कि एक कॉल ब्लॉक 3 जनों को दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन तो मान रहे हैं, मगर ये 2 भी आपके साथ होंगे। ऐसी ऐसी चीजें घटी हैं मित्रों, ऐसी ऐसी चीजें घटी हैं, कानों के कीड़े झड़ते हैं। क्या क्या तरीका निकाला है इन्होंने भ्रष्टाचार करने का, कैसे राष्ट्रीय संपदा खुर्द-बुर्द की है। क्या असीमित कोयला है हमारे यहां? मैं अभी आपको बता रही हूं कि मध्य प्रदेश रो रहा है, 6 लाख मीट्रिक टन हमें कम दे रहे हैं। हमें कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो, आसान है क्या इंपोर्ट करना? इतना महंगा हो गया है कोयला। और ये जो 8 साल की डिले है ना, इसका एक ये भी कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम इतने बढ़ गए थे कि कोयला सोना बन गया था। इसलिए उनको लगता था कि कोयला और दाम बढ़ने दो, खनन करेंगे और सीधे बेचेंगे। तो कैप्टिव कोल ब्लॉक की जो शर्त थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, अपने आप जॉइंट वेंचर्स बना दिए। और वो जो नीति, सबसे पहला जो बयान में पहला पैराग्राफ है, उस पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं प्रधानमंत्री। यूपीए 1 पहली सरकार है जिसने इतनी पारदर्शी नीति बनाई कि नीलामी के माध्यम से हम कोल ब्लॉक आवंटन करेंगे। हमने कहा नीति तो बनाई, मगर लागू क्यों नहीं की प्रधानमंत्री जी? लागू क्यों नहीं की? अरे आप उस यश के भागीदार तब होते अगर उस पारदर्शिता को मेंटेन करते हुए आपने वो कोल ब्लॉक नीलामी के माध्यम से बांटे होते, तो पारदर्शिता भी होती, देश के खजाने में पैसा भी आया होता। आपने पारदर्शिता की तो धता बताई बता दी, आपने देश के खजाने को भी लूट लिया और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पूरी राष्ट्रीय संपदा अपनी जागीर समझ के आपने खुर्द-बुर्द कर दी, क्योंकि आपकी पार्टी को पैसा मिल रहा था। इसलिए मित्रों, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, एक सुबोधकांत साय नहीं, वो पूरी 142 जो है ना, हमने कहा सबकी जन्म कुंडलियां निकाल लो, उसमें कई सुबोधकांत साय निकलेंगे, उसमें कई सुबोधकांत साय निकलेंगे।
इनके अपने एमपी है नवीन जिंदल, सबसे ज्यादा 1/3 कोल ब्लॉक उन्हें मिले हैं। विजय दर्डा इनके अपने एमपी हैं, 8 कोल ब्लॉक उन्हें मिले हैं। सुबोध कांत सहाय की चिट्ठी पर 1 मिला है, मोतीलाल वोरा की चिट्ठी पर मिला। अभी तो हम उसको निकाल रहे हैं, वो पूरे 142 ब्लॉक हम लोग छांट रहे हैं। लेकिन हम हैरान हैं कि इतने बड़ी बात का जवाब 3 पेज का एक स्टेटमेंट लिखकर लाए प्रधानमंत्री। शोर था इसलिए सदन पटल पर रखकर चले गए, मगर बाहर जब गए तो पत्रकारों ने पूछा कि हमें तो बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, यहां तो कुछ बोलो। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। प्रधानमंत्री जी, आपने किसी सवाल की आबरू नहीं रखी, आप स्वयं बेआबरू होकर निकले। देश को बेआबरू किया आपने। किसी प्रधानमंत्री को सवालों की आबरू रखने की आवश्यकता नहीं है। जब विपक्ष प्रश्न करता है तो प्रधानमंत्री को उत्तर देना होता है, खामोश नहीं रहना होता। और अगर आपको शायरी की भाषा में ही बात कहनी है तो मैं कहना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, तुम बोलो तो कोई बात बने, तुम बोलो तो कोई बात बने, खामोशी गलतफहमियां बढ़ाती है। और आपने वो गलतफहमियां बढ़ाई हैं मित्रों। लेकिन आपके मन में अगर कोई गलतफहमी इस बात को लेकर थी कि शायद हमारी कोई राज्य सरकार दोषी है, शायद और कोई मंत्री दोषी है, तो वो सारी गलतफहमियां निकाल दीजिए मन से और बिल्कुल शुद्ध सपाट स्पष्ट होकर कि इसमें कांग्रेस के घर में पहली आंच पहुंची है, कोई सहयोगी दल इसमें जिम्मेदार नहीं है। पहली बार कांग्रेस पार्टी सरकार का मुखिया और कोयला मंत्री होने के नाते स्वयं प्रधानमंत्री सीधे जिम्मेदार हैं। 3 दिन पहले मुझे श्रीमती सोनिया गांधी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि सुषमा जी, संसद नहीं चल रही, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? तो मैंने कहा आप क्या रास्ता सुझाती हैं? उन्होंने कहा आप चर्चा मान जाइए। तो मैंने कहा कि चर्चा से पहले 2 शर्तें आपको पूरी करनी होंगी। बोली क्या? मैंने कहा एक तो सारे के सारे कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दीजिए और दूसरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बैठा दीजिए कि इसमें क्या घोटाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कैंसिलेशन। मैंने कहा कैंसिलेशन। वो चुप हो गई। तो मैंने जो अभी रामेश्वर चौरसिया जी ने बात बताई वो उन्हें कहा कि सोनिया जी, कोई पहली बार कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। हमारे रिजीम में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां बटी थी तो आरोप लगा था करप्शन का। मैंने कहा मैं संसदीय कार्य मंत्री थी, अटल जी ने मुझे बुलाया और 2 मिनट में फैसला करके कह दिया सुषमा जाओ जाके अनाउंस कर दो, ये सारे के सारे कैंसिल किए जाते हैं। मैंने कहा हमारे यहां भी विरोध था, सब लोग सहमत नहीं थे, मगर अटल जी ने कहा मैं भ्रष्टाचार का आरोप लेकर जी नहीं सकता, जाओ और जाकर अनाउंस कर दो। तो बोली यस बट दैट वाज अ डिफरेंट इश्यू। I said no Sonia ji, that was not a different issue. The only difference was there was no CAG report against us. We did it only on the basis of media reports. मैंने कहा कोई अंतर नहीं था। उन्होंने कहा वो एक अलग विषय था। मैंने कहा अलग विषय नहीं था, अंतर केवल इतना था हमारे खिलाफ कोई CAG रिपोर्ट नहीं थी सोनिया जी, केवल मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर हमने सारे के सारे पेट्रोल पंप और सारी गैस एजेंसियां कैंसिल कर दी थी, रद्द कर दी थी, आप भी कर दीजिए। बोली ओके, रख दिया फोन। 5 मिनट बाद फिर फोन आया। फिर उन्होंने मुझे कहा द प्राइम मिनिस्टर इज अवे टू ईरान, he'll come back tomorrow, I'll put this up to him. प्रधानमंत्री ईरान गए हैं, कल आ जाएंगे, मैं आपका सुझाव उनके सामने रखूंगी। ठीक है। मैंने अपने सभी साथियों को बताया, आडवाणी जी को, अरुण जी को, अनंत कुमार जी को। उन्होंने कहा हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से। लेकिन मुझे हैरानी हुई मित्रों, कई बार इतनी नकारात्मक ध्वनि निकालता है मीडिया कि जो 2 बातें हमने पूर्व शर्त के रूप में रखी थी संसद में चर्चा की, उसमें कहा कि बीजेपी ने तो अपनी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग ही हटा दी। तब मैंने ट्वीट भी किया और कल मुंबई से बोला भी
कि हम इसमें प्रधानमंत्री को डायरेक्टली नैतिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं, सरकार के मुखिया के नाते नहीं, सीधे कोयला मंत्री के नाते। इसलिए उनके इस्तीफे की मांग से पीछे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर डिबेट होती तो उसमें भी हमारा ऑपरेटिव पार्ट यही होता कि नैतिक रूप से आप जिम्मेदार हैं, आप इस्तीफा दीजिए। ये दो बातें डिबेट की पूर्व शर्त के रूप में हमने रखी थी। दोनों का अंतर समझिए। एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ जो बैठा है कार्यकर्ता वो साधारण कार्यकर्ता नहीं है, वो संस्था है, वो जिम्मेदार है, मंडल अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। एक एक व्यक्ति इन तथ्यों को कंठस्थ कर ले, एक एक कार्यकर्ता इन तर्कों से अपने आप को लैस कर ले, और जहां बहस करनी हो वहां माथा ऊंचा करके बहस करो, कहीं गर्दन नीचे करने की जरूरत नहीं है। ये देश की संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जो लूट इन्होंने भ्रष्टाचार में मचा रखी है, उस संपदा को हम लाएंगे वापिस। जैसे 2G स्पेक्ट्रम में 1,26,000 करोड़ देश के खजाने को दिलवा रहे हैं, इसी तरह से ये दबाव बनाकर 2 लाख करोड़ रुपया हम देश के खजाने में लेके आएंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।